विदेश नीति पर कई सवाल होते हैं मन में, लेकिन कई कई बार वो शब्दों में उलझ के रह जाते हैं। जो तथ्य हैं वो सामने नहीं आ पाते। लेकिन इस बार हमारे साथ उन तथ्यों को समझाने के लिए खुद भारत के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद मौजूद हैं। खुर्शीद साहब का एनडीटीवी इंडिया में बहुत स्वागत है। और कई सवाल हमारे जो खासकर हिंदी स्पीकिंग जो हमारे लोग हैं उनके मन में उठती हैं, और उनको कई चीज़ें समझ में नहीं आती कि क्या क्या शब्दों में जाल बुना जा रहा है। शायद चीज़ें उन तक नहीं पहुँच पा रही हैं। मन में कई बार ये होता है। खासकर पाकिस्तान पर ज़्यादा फोकस होता है और लोग कई सवालों के जवाब चाहते हैं। अभी पिछले दिनों रहमान मलिक यहाँ पर आए और उम्मीद थी कि विश्वास बढ़ेगा और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा, लेकिन पूरी यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं बयानबाजी में उलझ कर रह गई। क्या उनके आने से नुकसान ज़्यादा हुआ और फ़ायदा कम? देखिए, जब एक विस्तार से बातचीत होती है और एक लंबे समय तक आप कहीं विवाद से हटकर और संवाद की तरफ बढ़ते हैं, तो प्रतिदिन और प्रति घंटे में हमेशा आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। प्रयास होता है, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी कोई रुकावट आती है, गतिरोध आता है, कभी आप तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। तो पूरा जो कैनवस है उसको देखना चाहिए, उसके एक एक रंग को निकालना नहीं चाहिए। हालांकि सब रंग मिलकर ही कैनवस बनाते हैं, लेकिन एक एक रंग को अलग देखना नहीं चाहिए। पूरी तस्वीर को देखें कि पूरी तस्वीर आगे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही। कोई हमसे कहता है कि जिन लोगों ने हम पर ऐसे घातक आक्रमण किए, हमले किए, उन्हीं के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, ये तो बड़ी गलत बात है। कोई हमसे कहता है कि आप वार्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कोई कहता है कि आपने तो बिल्कुल ये मान लिया है कि अब पाकिस्तान के साथ कोई संबंध बनने ही नहीं है। कोई कुछ कहता है। तो हम लोगों को हर चीज़ को, जो परिप्रेक्ष्य है उसमें हर चीज़ को बहुत समझदारी के साथ समझना, उसकी समीक्षा करना और फिर एक एक कदम लेकर आगे बढ़ा जाता है। तो इसलिए एक किसी घटनाक्रम को लेकर कह देना कि इससे आगे बढ़े या पीछे हटे, मामला रुका है या बड़ा है, वो मैं समझता हूँ कोई बहुत ज़्यादा समझदारी की बात नहीं है। लेकिन अगर सेंस की बात करें, इस दौरे से थोड़ा बहुत जो सेंस क्या लगा? मैं यहाँ था नहीं, और अगर रहता तो और करीब से देखा होता। लेकिन सेंस ये था कि हमने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, दोनों ने मिल के लिया था। वो वीज़ा के संदर्भ में था। जो 65 साल से ज़्यादा के वर्ष आयु के लोग हैं उनको अराइवल पर वीज़ा मिल जाए। उसी के साथ साथ जो बड़े गुट आते हैं, बड़े ग्रुप्स आते हैं, उनके लिए एक सुविधा हो जाए। जो लोग जो श्रद्धालु आते हैं या वहाँ जाते हैं उनको एक सुविधा मिल जाए। आपस में विवाह करते हैं नौजवान, वो पूरा परिवार जो है वो लंबे समय के लिए उनको वीज़ा मिल सके। ये सारी बातें हैं। एक बहुत, मैं समझता हूँ कि एक बड़ा सकारात्मक एक पहल हुई है, और वो उन्होंने भी की, हमने भी की। तो इसलिए ये तो नहीं माना जाएगा कि इस बार उनके आने पे कुछ मिला नहीं, हम कुछ आगे बढ़े नहीं। जी, लेकिन कहा जाता है कि वहाँ पर जो सरकार है कहीं ना कहीं डोमेस्टिक कंपल्शंस उनके हैं, जिसके कारण बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। और ये भी कहा जाता है कि जब मुशर्रफ साहब थे वहाँ पर तो कश्मीर सोल्यूशन के बहुत करीब थे हम। तो सबसे बड़ा अगर हम देखें रोड ब्लॉक, रोड़ा क्या है रास्ते में? क्या वो लगता है कि कहीं आईएसआई, आर्मी या फिर सिविल गवर्नमेंट, सबसे बाधा कहाँ पर नज़र आती है सबसे ज़्यादा? देखिए, आज के दिन में पाकिस्तान में एक की जो स्थिति है उसमें एक बात कुछ लोग कहते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बात बड़ी उचित है, कि वहाँ जो पावर इक्वेशंस हैं, वहाँ जो शक्ति संतुलन है, उसमें कौन कितना प्रभावशाली होता है, फ़ौज है या आईएसआई है या इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो हमेशा स्पष्ट नहीं हो पाता आसानी से। लेकिन साथ ही साथ कभी कभी गतिरोधक देखने को मिलते हैं। जितनी तेज़ी से हम चाहेंगे कि कोई निर्णय हो जाए, और इस समय हमारे लिए एक प्राथमिकता इस बात पे है कि हमारे ऊपर बड़े घातक हमले हुए। हम मुंबई के हमले को भूल नहीं सकते हैं। दो कारण हैं। एक, बहुत कष्ट पहुंचा, बहुत दर्द हुआ। दूसरा ये कि हम अपने आप को आगे के लिए सुरक्षित रखें कि ये बात फिर से ना हो। और अपेक्षाएं हैं, समाज की अपेक्षाएं हैं, हमारे लोगों की अपेक्षाएं हैं। उस पर जो हमने उन तक अपेक्षा अपनी पहुंचाई है, उस पे अभी
हमको स्पष्ट संकेत नहीं दिखे कि उस पर तत्काल कोई कार्रवाई होगी, और वो कार्रवाई नहीं होती है तो ये मामला हमारे लिए एक बहुत गंभीर मामला है। हम इसको भूल नहीं पाएंगे, इसको बाईपास नहीं कर पाएंगे। यही संकेत हमने उनके आने पर भी दिए, रहमान मलिक साहब के आने पर भी ये संकेत दिए। वॉइस सैंपल्स की बात है, कुछ लोग हम मानते हैं उनके यहाँ हैं, उनको हैंड ओवर करने की बात है। जो वहाँ पर कार्रवाई हो रही है, वहाँ पर जो कानूनी कार्रवाई हो रही है वो और तेज़ी से आगे बढ़े, वो भी एक समस्या है और एक बिंदु है, एक विषय है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं, इनको हमने फिर से दोहराया, इसको आगे बढ़ाने की बात करी। और फिर और कुछ इश्यूज़ आए कारगिल से संबंधित, सौरभ कालिया जी का एक इशू, उसको भी उनको एक दफ़ा फ्लैग करना हम लोगों का कर्तव्य बनता था, उसको भी किया गया। सरबजीत सिंह का इशू है, 20 साल से वो कारागार में हैं और हम ये मानते हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है और अब उनको मुक्ति दे देनी चाहिए। इस इशू को भी हमने उठाया। जी, जो वॉइस सैंपल्स की आप बात कर रहे हैं, ड्राफ्ट बिल उन्होंने कहा था कि लेकर आएंगे, क्या हमें वो ड्राफ्ट बिल मिला है कि बिना कंसेंट के वॉइस सैंपल्स ले सकते हैं, ऐसा कुछ? अभी इस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं दिखी है। हमने इसको फिर से प्रेस किया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो ये समझे होंगे कि जब तक ये बात हमको आगे नहीं संतुष्ट करेगी तब तक बहुत कामयाबी हमको आगे की नहीं मिल सकती। जो आपने बोला कि एक ठोस कदम वहाँ कुछ नहीं उठाया गया, उस तरफ से बार बार पीएम के लिए न्योता आता है कि प्रधानमंत्री आएँ यहाँ पर, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक कुछ ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं तब तक जाना संभव नहीं हुआ। किस तरह के ठोस कदम की, यानी जो 7 लोग वहाँ पर बंद हैं जेल में, उनके ऊपर कार्रवाई की या सज़ा की, किस तरह के एक स्टेप से ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री वहाँ पर जाने की तरफ पॉजिटिव दिशा में सोचेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री की ओर से जो संकेत दिए गए हैं वो सिर्फ ये हैं कि वहाँ जाना जो है उसमें से कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए। सिर्फ टूरिज़्म के लिए तो जाने का या सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए तो जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। जब प्रधानमंत्री जाएंगे तो लोगों को बड़ी उम्मीदें या अपेक्षाएं होंगी और प्रधानमंत्री वापस आएँ तो ये बता सकें कि हमने एक पॉजिटिव कदम, एक सकारात्मक कदम आगे उठाया है। लेकिन हाँ, हम ये मानते हैं कि हम प्रधानमंत्री को परामर्श अपना दें या प्रधानमंत्री से निवेदन करें, उससे पहले हमको तो संतुष्ट होना चाहिए कि हमने जो कार्रवाई मांगी है उस कार्रवाई को आगे चलने का एक अवसर दिखा है। कानूनी कार्रवाई वहाँ चल रही है, उनके न्यायालय में जो कार्रवाई चल रही है उसमें कुछ संकेत ऐसे दिखे हैं कि सच्चाई सामने आ सकती है, सच्चाई के कुछ संकेत सामने दिखे हैं। लेकिन अब उसको पूरी तरह से न्यायाधीश मान लें, उसको हमको औपचारिक रूप से, हमको अधिकृत रूप से हमको वो कन्वे किया जाए, हम तक वो बात पहुंचाई जाए, वो सूचना पहुंचाई जाए, तब हाँ ये कहा जा सकता है कि मामला आगे बढ़ा है। वैसे ही अगर वॉइस सैंपल्स हम तक पहुंच जाते हैं तब ये कहा जाएगा कि हाँ अब मामला आगे बढ़ा है। लेकिन जहाँ तक हाफिज़ सईद का सवाल है, वॉइस जब भी उनके बारे में बात की जाती है तो जवाब आता है कि हमें सबूत नहीं मिले हैं, और जिस तरह से वहाँ पर लगातार वो रैलियाँ कर रहे हैं और पॉलिटिकल क्लाउड कहीं ना कहीं बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान और हाफिज़ सईद पर कार्रवाई को लेकर गंभीर है? भारत को इससे क्या सेंस मिल रहा है? इस वक्त मैं ये नहीं कह सकता हूँ, इस वक्त नहीं कह सकता हूँ कि उन पर कोई कार्रवाई गंभीरतापूर्वक होगी, इसलिए कि ऐसे कोई संकेत अभी तक नहीं दिखे हैं। और यही एक हमारे लिए एक चिंता का विषय भी है और वो कारण जो हमको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो इस वक्त तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कह पाऊँगा कि हाँ लगता है कि हमारी अपेक्षा अनुसार कुछ होगा, अभी ऐसा कहना संभव नहीं है। लेकिन निराश हो जाएं वो भी कोई अच्छा रास्ता नहीं है। तो हमारे प्रयास अभी जारी हैं, देखिए आगे क्या होता है। इस बीच 26/11 का एक केस जो न्यूयॉर्क में चल रहा था, उसमें आईएसआई ने कहा है कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। अब यही तो समस्या है कि एक जगह कुछ कहना, एक जगह कुछ कहना, करनी और कथनी में अंतर हो, तो वो एक समस्या बन जाती है। न्यूयॉर्क का केस है और न्यूयॉर्क के केस में हमें थोड़ी सी निराशा इस बात की हुई कि न्यूयॉर्क के केस में अभी तो वहाँ एक क्रिमिनल केस है और एक सिविल लायबिलिटी का केस चल रहा है। सिविल लायबिलिटी के केस में जो इनके मुख्य अधिकारी रहे हैं आईएसआई के,
उनको छूट दी गई है, उनको उनका बचाव किया गया है, ये भी हमारे लिए थोड़ा सा दुख और आश्चर्य की बात है। लेकिन वहाँ की जो भी व्यवस्था है और जो कानून वहाँ का है उसके अनुसार उन्होंने किया होगा। लेकिन जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं सामने हो जाता है, तब तक हम कैसे ये मान पाएंगे कि अब खुलकर बात हो रही है, अब दिल में कुछ छुपी हुई बात नहीं है। और हम अगर किसी बात पे विश्वास करते हैं तो विश्वासघात हमारे साथ नहीं होगा। और विश्वासघात सिर्फ हमारे साथ नहीं बल्कि हमारी जनता के साथ और हमारे मासूम लोगों के साथ नहीं होगा। जी, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। आपने शहीद सौरभ कालिया के बारे में भी बात की। उनके पिता चाहते हैं इसको इंटरनेशनल फोरम पे ले जाने। उनके साथ सौरभ कालिया के और जो बाकी जो जवान हैं उनके साथ जो व्यवहार हुआ सरहद के उस पार, तो क्या इसमें भारत सरकार भी कोई मदद करेगी या करने की स्थिति में है कानूनी तौर पर? देखिए, हम इसमें जो संभव है वो हम करते रहे हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से जो भी कदम उठाए जा सकते हैं उठाए गए हैं। हमको थोड़ा सा संकोच इस बात का अवश्य था और हमारे लिए एक बाधा है। वो ये है कि जो ICJ का मामला है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मामला है, हम पर जब वहाँ पाकिस्तान ने आरोप लगाए थे और उस एक बात को उठाया था, तो हमारा उस वक्त जवाब ये था कि उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये बायलैटरल मामला है, दो देशों के बीच का मामला है। जो भी कुंठा हो, जो भी शिकायत हो, वो आपस में ही उसको तय करना है। हम किसी और तीसरी जगह में नहीं जा सकते जब तक कि हम उसको पहले से स्वीकार ना करें, वो जुरिस्डिक्शन स्वीकार ना करें। और हमने ICJ का जुरिस्डिक्शन उस मामले में स्वीकार नहीं किया था। तो जिस बात को हम खुद कह चुके हैं, अपने बचाव में कह सकते हैं, कह चुके हैं, उस बात को अब हम झुटला दें सिर्फ इसलिए कि एक बहुत दुखद घटना घटी थी जिसका हमको अत्यंत दुख है। और जो मैं मानता हूँ हमको जितना है उससे कहीं ज़्यादा एक बाप को होता है, एक माँ का होता है, और इसका हम लोगों को एहसास है, हम समझ सकते हैं कि कितना दुख होगा। लेकिन जो भी भारत के हित में और भारत के सम्मान को बिना ठेस लगाए हम कर सकते हैं, उस नौजवान की याद में वो हम करने के लिए तैयार हैं, वो हम करते रहेंगे। भारत की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई थी जब अजमल कसाब को फांसी दी गई थी, उसके घर वालों को सरकार की तरफ से लिखी गई थी कि अगर वो बॉडी चाहते हैं, क्या उसका कोई जवाब आया है कुछ भी? देखिए, दो बातें थी। हमने ये सूचना दी थी और क्योंकि वो स्वीकार नहीं कर रहे थे उनकी फॉरेन ऑफिस, इसलिए हमने फैक्स से वो सूचना भेजी थी। हमने कुरियर के माध्यम से उस पते पर भी इस सूचना को भिजवाया था जो पता हमारे पास उनके परिवार का था। वो तो नहीं पहुंचा, हमें ये बताया गया कि वो नहीं पहुंचा पाए। और जो सूचना हमने पाकिस्तान की सरकार को, फॉरेन ऑफिस को दी थी, उस पर हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला, उस पर हमें कोई जवाब नहीं मिला। जी, अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ से जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं वो विड्रॉ करने के अब दिशा में बढ़ रही हैं और वहाँ पर चुनाव भी होने वाले हैं। हमारे लिए अफ़गानिस्तान को लेकर कौन सी चिंता सबसे बड़ी है? देखिए, हमारे लिए क्या, पूरे विश्व के लिए एक चिंता है। अफ़गानिस्तान के लिए स्वयं ये चिंता है कि 2014 में अमेरिका की जो फ़ौज है, मुख्यतः वो फ़ौज विड्रॉ हो जाएगी। कुछ लोग शायद रहेंगे, लेकिन जो उनकी कॉम्बैट फोर्सेस हैं जो युद्ध में उतरते हैं वो हट जाएंगे। उनकी जगह अफ़गानिस्तान की अपनी मिलिट्री, उनकी अपनी फ़ोर्स, अपनी पुलिस, जिसको ट्रेन करने के लिए, जिसको प्रशिक्षण देने के लिए हम लोगों ने भी सहयोग दिया है, वो फिर उस दायित्व को संभालेंगे। लेकिन चिंता तो इस बात की है कि अमेरिकन्स के जाने के बाद क्या तालिबान फिर से हावी होंगे। और अफ़गानिस्तान की सरकार ने भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तालिबान के ऐसे ज़रूर अंग हैं जिनके साथ वो बात कर सकते हैं, कर रहे हैं, और शायद कुछ रास्ता निकालने का प्रयास होगा। पूरे विश्व ने ये तय किया है कि रेड लाइंस हैं, कि एक लाल सीमा है, उससे आगे नहीं जाना है, और कि कैसे लोगों से क्या बात करनी है इसके कुछ संकेत दिए हैं। और भारत भी पूरी तरह से
उस रेड लाइन का समर्थक है और मानता है कि रेड लाइन पार करने से सभी को नुकसान हो सकता है। तो चिंता है, लेकिन विश्वास भी है। बहुत कुछ उन्होंने तैयारी की है, हमने उनको सहयोग दिया है और सहयोग अगर जो और हमसे मांगेंगे वो भी हम देने को तैयार हैं। जब राष्ट्रपति कारजाई जी यहाँ आए थे तो उनसे हमने यही कहा था कि जो भी सहयोग ऐसा हो जो आपके सारे ही और मित्र जो हैं स्वीकार कर लें और जिससे अशांति पैदा ना हो, शांति की ओर हम बढ़ें और जिससे और स्थिरता अफ़गानिस्तान को मिल सके, ऐसा सहयोग हम देने के लिए तैयार हैं। यानी कि हम भी, भारत भी गुड तालिबान बैड तालिबान का वो डिफ्रेंसिएशन हम देखने को फ़िलहाल तैयार हैं। देखिए, हमारे लिए तालिबान तालिबान है। हम गुड और बैड तालिबान की बात नहीं करते, लेकिन उनका अंदरूनी मामला भी है। अगर वो ये समझते हैं कि किसी से बातचीत से उनको कोई रास्ता मिल सकता है, निकल सकता है और शांति स्थापित हो सकती है, तो हम उसमें अड़चन नहीं बनना चाहते, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। हम नहीं तालिबान से बात करते क्योंकि हमारे अपने अनुभव कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान की चुनी हुई सरकार है। अगर अफ़गानिस्तान के ही कुछ नागरिक हैं तालिबान या किसी और गुट से जुड़े लोग हैं और अफ़गानिस्तान की व्यवस्था में अफ़गानिस्तान का नेतृत्व उनसे बात कर सकता है और कर रहा है, तो ये उनका निर्णय है। हम उसमें ना हस्तक्षेप करते हैं, ना ही हम उनको प्रोत्साहित करते हैं। चीन को लेकर बड़ी उत्सुकता भी रहती है और कहीं एक आम जनमानस में थोड़ा सा ये भी लोगों को लगता है कि हम शायद उनके सामने कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो चीन क्या हम चुनौती के तौर पर देखें, खतरे के तौर पर देखें, कैसे देखें? बिल्कुल नहीं। हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, सामरिक हमारा उनका संबंध है। हम लोग हमारा व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ भी रहा है और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम एक दूसरे को सहयोग देते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे WTO में चीन आया, हमने उसका स्वागत किया। और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां जैसे क्लाइमेट चेंज का क्षेत्र है, वहां हम चीन के साथ बहुत सहयोग से एक दूसरे के काम किया करते हैं। लेकिन जहां एक और चीन हमारा सहयोगी साथी, पड़ोसी और सामरिक संबंध हमारे हैं चीन के साथ, वहाँ चीन के साथ कहीं ना कहीं बाज़ार में प्रतियोगिता भी होती है। उनका माल, हमारा माल, हमारी छाप, उनकी छाप, और इसलिए हमको चीन के किस पहलू को और चीन के किस चेहरे को देखना चाहिए, ये इस पर थोड़ा सा हमारे अपने देश में हमको ये मान के चलना चाहिए कि भारत को भी आत्मविश्वास से ही दुनिया में जाना है। हम हर जगह घबरा जाएं कि कोई और क्यों आ गया, इसलिए कि दुनिया के बाज़ार में सब लोग आएंगे और कोई पड़ोस का होगा, कोई दूर का होगा, कोई एक माल लेकर आएगा, कोई दूसरा माल लेकर आएगा। हमको भी आत्मविश्वास के साथ बाज़ार में खड़ा होना है और उसके लिए देश में मेहनत करनी होगी। और अगर हम 2013 की बात करें, मुख्य लक्ष्य अगर हम देखें विदेश नीति में, तो क्या हो सकते हैं? देखिए, पड़ोस में अशांति ना फैले और पड़ोस में संतुलन रहे, हमारे सारे ही पड़ोसी कामयाब रहें, सफल रहें। हम उनको जो सहयोग दे सकते हैं वो सहयोग दें और वो हमको दोस्ती का हाथ हमको हमारी तरफ बढ़ाते रहें और सम्मान हमको उनसे मिलता रहे। ये एक हमारे लिए एक प्राथमिकता की बात होगी। जी, बहुत शुक्रिया NDTV इंडिया से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।